हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है गाइस 29 नवंबर 2022। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत डीपली उसमें डिस्कस करने वाले हैं, वन लाइनर नहीं होने वाला है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें पूरा बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेक्चर क्योंकि डीपली डिस्कस करने वाले चीज़ों को, तो आप लोग बोर बिल्कुल मत होइएगा, ध्यान से बैठे रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए क्योंकि ये आज का सेशन आपके एग्ज़ाम के मतलब ये करंट की दृष्टि से, जियोग्राफी की दृष्टि से, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, सभी के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और गणपति जी का नाम लेते हुए अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए ताकि जो कुछ हो सब कुछ अच्छा चले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी लेक्चर को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिए और नए व्यूवर सब्सक्राइब कर दिया करिए क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। जो थंब बना होता है उसी को बस हल्का सा प्रेस कर देना, लाइक हो जाता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं क्या कह रहा है। 29 नवंबर 2022 को, पहले यहाँ का कलर चेंज कर लेती हूँ, यस, 29 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण परियोजना का शुभारंभ करने वाली हैं? तो कहाँ का? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कहाँ पर है? हरियाणा में। तो यहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण योजना का शुभारंभ करेंगी कौन? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इसका उद्देश्य क्या है? जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य परीक्षण योजना है, इसका उद्देश्य जो हर नागरिक है, मतलब प्रत्येक नागरिक का एक साल में, एक वर्ष में, प्रत्येक नागरिक का एक वर्ष में कम से कम क्या हो, एक बार स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। इसका जो उद्देश्य है इस योजना का यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 नवंबर 2022 को एनसीसी का की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 74 नंबर की है जो कि इसकी वर्षगांठ मनाई गई है। और जो एनसीसी की स्थापना की बात किया जाए कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर हुई थी। वो समिति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुंजरू समिति। ये आप नोट कर सकते हैं, कुंजरू समिति की सिफारिश पर 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। और ये इस बार की जो वर्षगांठ मनाई गई है 74 नंबर की मनाई गई है। और जो एनसीसी है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य क्या है कि आपातकालीन परिस्थिति में रिजर्व सेना को तैयार रखना, ये इसका क्या है? उद्देश्य। चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 26 नवंबर 2022 को विक्रम गोखले का निधन हो गया। ये क्या थे? ये एक अभिनेता थे। कैसे अभिनेता थे? मराठी अभिनेता। कैसे? मराठी फिल्म के अभिनेता थे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 नवंबर से 11 दिसंबर 2022 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया जाएगा? राजस्थान के बीकानेर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन? ये बीकानेर में किया जाएगा। राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड है, वहाँ पर महाजन फील्ड में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये किसके बीच है? ऑस्ट्रा हिंद, जैसा कि नाम से पता है, ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी इंडिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये जो है महाजन फील्ड बीकानेर में राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा। और इसमें खास क्या है इस बार? इसमें खास इस बार ये है कि पहली बार ऐसा है कि इसमें तीनों विंग, सेना के तीनों विंग इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें सेना के तीनों विंग इसमें शामिल है। और भारत की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा है? तो भारत की तरफ से इसमें जो नेतृत्व कर रहा है उसका नाम है डोगरा रेजिमेंट। कौन कर रहा है? डोगरा रेजिमेंट इसका क्या कर रहा है? भारत की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इस ऑस्ट्रा हिंद 22 का उद्देश्य क्या है जो किया जा रहा है? सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास। इसका क्या है उद्देश्य? सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया गाइस? पीटी उषा को बनाया गया। किसे बनाया गया? पीटी उषा को बनाया गया। अब पहले हम लोग इस टर्म को समझ लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ को समझ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को हुई थी। 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है लुसाने में है। लुसाने कहाँ है? ये भी पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ये भी स्विट्जरलैंड में है। और इसके हेड कौन है? इसके हेड जो हैं वो हैं, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, थॉमस बॉक है। थॉमस बॉक है इसके हेड।
तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पीटी उषा पर कि जिन्हें क्या भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया, पीटी उषा को बनाया गया है। ये पहली महिला अध्यक्ष है, पहली महिला अध्यक्ष जिन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है, निर्विरोध इन्हें चुना गया है। और ये एथलीट हैं, पीटी उषा क्या है, एक एथलीट है, उड़न परी के नाम से इन्हें जानते हैं, उड़न परी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये अभी राज्यसभा में मनोनीत भी हुई थी सांसद के रूप में, ये मैंने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, आपको क्लियर होगा। और इनको एक नाम से और जानते हैं, मैं यहाँ बता देती हूँ, इनको एक नाम से, एक मिनट मैं यहाँ बता देती हूँ, एक मिनट, पयोली एक्सप्रेस, फिर से लिख दे रही हूँ क्लियर थोड़ा सा, पयोली, दोनों या है, एक हाफ मतलब आधा या है, एक पूरा है, पयोली एक्सप्रेस के नाम से इनको, पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी, ये दोनों नाम से इनको जानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो किसने किया है गंगा जल आपूर्ति का योजना का लोकार्पण? ये किया है बिहार ने। बिहार में कहाँ से एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो बिहार के राजगीर से स्टार्ट किया गया, बिहार के राजगीर से इसे स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सब क्वेश्चन टॉप के हैं। तो प्लीज़ इसको, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए। एक लाइक से बस थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है और बाकी मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। एक सपोर्ट मिलता है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए। किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो किसने किया है? बिहार, मतलब बिहार ने किया, बिहार के राजगीर से इसे स्टार्ट किया है। ठीक है, ये एक जल अभियान के रूप में इसको शुरू किया गया है। एक जो जल जीवन अभियान है, जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन है, अभियान है, इसके एक भाग के रूप में इसे स्टार्ट किया गया गंगा जल आपूर्ति योजना को। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो जल संकट वाले क्षेत्र हैं, स्पेशली दक्षिण बिहार, तो ये जो जल संकट वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या करना है, जहाँ अधिशेष जल है, गंगा का अधिशेष जल है, तो जो जल संकट वाले क्षेत्र है, वहाँ पर इस जल को क्या करना, आपूर्ति करना, इस पेयजल की आपूर्ति करना। इसका उद्देश्य क्या है? पेयजल की आपूर्ति करना, और वो भी कहाँ पर? जहाँ पे जल संकट वाले क्षेत्र हैं, और कहाँ से? जहाँ पे अधिशेष जल है वहाँ से। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा भारत और मलेशिया के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये है हरिमऊ शक्ति। ये मैंने न्यूज़पेपर कटिंग लगा दिया है। यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारत और मलेशिया का साझा सैन्य अभ्यास स्टार्ट हुआ है। भारत और मलेशिया का जो है, मलेशिया के कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? मलेशिया के, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, क्लांग स्थित पुलाई में शुरू हुआ है। कहाँ पे? मलेशिया के क्लांग स्थित पुलाई में शुरू हुआ है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य क्या है कि जंगली इलाके में विभिन्न अभियानों की योजना बनाना। क्या है इसका उद्देश्य? जंगली इलाकों में, इसका उद्देश्य क्या है? जंगली इलाके में विभिन्न अभियानों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करने में क्या करना, जो अंतर सक्रियता है उसको बढ़ाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये योजना 12 दिसंबर तक चलने वाला है। ये योजना कब तक चलने वाला है? 12 दिसंबर तक चलेगा। और हरिमऊ शक्ति जो है, भारत और मलेशियाई सेना के बीच जो किया जाने वाला कैसा है? वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है। और यह कब से आयोजित किया जा रहा है? 2012 से ही ये आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें भारत की तरफ से कौन कौन भाग ले रहा है, तो भारतीय सेना की जो गढ़वाल रेजिमेंट है, भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और मलेशिया की तरफ से रॉयल मलय रेजिमेंट भाग ले रही हैं। और इस दौरान ये अपने विभिन्न अभियानों से प्राप्त अनुभव को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, जिससे जो दुर्गम वन क्षेत्र में जो विभिन्न अभियान है उसकी योजना बनाई जा सके और उन्हें पूरा करने के संबंध में जो समन्वय है वो उसको बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से ये जो अभ्यास चल रहा है, ये भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के बीच क्या करेगा, जो रक्षा सहयोग है उसको बढ़ाएगा। और इस तरह दोनों देशों के मध्य जो हमारा द्विपक्षीय संबंध है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यही उम्मीद करते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में
ये दीपो नहीं है, दीपा है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी। तो कहाँ रखा जाएगा? ये त्रिपुरा में। इसी बौद्ध के अंतर्गत, इसी में बौद्ध स्पेशल जो मैंने थंबनेल बनाया है, ये इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल से अच्छे से समझते हैं और आराम से समझते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा के दक्षिण त्रिपुरा जिले के कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन में बता रही हूँ, सबरूम जिले, सबरूम, दक्षिण त्रिपुरा के सबरूम के मनु बांकुल में, इसके भी मनु बांकुल में, मनु बांकुल में ये धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला जो है 29 नवंबर को रखी जाएगी। मतलब आज जो है रखी गई आधारशिला। और ये जो विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जा रही है, ये आधुनिक शिक्षा के जो अन्य विषय पाठ्यक्रम के साथ साथ यहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और इस तरीके से बौद्ध शिक्षा प्रदान करने वाला ये भारत का पहला बौद्ध शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय बनने की बौद्ध विश्वविद्यालय बनेगा। भारत का पहला बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय बनेगा। इस तरीके से ये भारत का पहला होगा। और इसमें बात करें, अगर हम अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म पर, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन के तहत बताया था कि मैं आपको बौद्ध धर्म स्पेशल पढ़ाने वाली हूँ, तो ये बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत अगर देखा जाए तो कब हुई थी? 2600 वर्ष पहले हुई थी, 2600 वर्ष पूर्व हुई थी बौद्ध धर्म की शुरुआत। और यह इसके धर्म के जो संस्थापक हैं वो सिद्धार्थ गौतम हैं। और सिद्धार्थ गौतम की जो शिक्षाएं हैं जीवन के अनुभव पर आधारित है। और बौद्ध धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, 4 महान आर्य सत्य, इनकी जो शिक्षाएं हैं 4 महान आर्य सत्य। तो कितने आर्य सत्य हैं? 4 महान आर्य सत्य हैं। और कितने मार्ग हैं? अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग पूछ सकता है किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर जो बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय जो बन रहा है, इसमें 4 आर्य शिक्षाएं, मतलब जो 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग जो हैं, ये सारी इसमें शिक्षा दी जाएगी इस विश्वविद्यालय में। अब जो 4 महान सत्य मैंने बताया, 4 आर्य सत्य हैं, वो 4 आर्य सत्य हैं क्या? कभी कभी ये भी मिलाने पूछ लेता, बताइए इनमें से कौन से नहीं है। तो पहला है, क्या है कि दुख जो है, दुख है, संसार दुखमय है। मतलब जो संसार है, पहला है दुख, और इस दुख में बताया गया कि संसार जो है वो दुखमय है। और दूसरा बताया गया समुदय। समुदय मतलब होता है प्रत्येक दुख का एक कारण है, प्रत्येक दुख का एक कारण है। और तीसरा ये बताया गया निरोध। तीसरा बताया गया निरोध, मतलब दुखों का निवारण किया जा सकता है। तीसरा बताया गया निरोध, यानी दुखों का निवारण किया जा सकता है। और चौथा बताया गया इसी अष्टांगिक मार्ग, मतलब इन दुखों का जो निवारण होगा वो कैसे होगा? वो अथांग मग्गा यानी अष्टांगिक मार्ग का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग जो है, इसमें ज्ञान, आचरण, ध्यान प्रथा से संबंधित जो है बहुत सारी गतिविधियां शामिल हैं। तो उन 8 मार्ग में, 8 मार्ग मतलब अष्टांगिक, अष्ट मतलब 8 होता है। तो अष्टांगिक मार्ग में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। रिपीटिंग, ये जो 8 मार्ग हैं फिर से बता रही हूँ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये इतना क्लियर हो गया होगा। बौद्ध धर्म का सार जो है वो क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है। बौद्ध धर्म में क्या है, पूछा जा सकता है कि निर्वाण का संबंध किससे है, निर्वाण की प्राप्ति का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म का जो सार है वो निर्वाण की प्राप्ति है, जो एक स्थिति नहीं है बल्कि एक अनुभव है जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। और बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवी या देवता नहीं है। बौद्ध संप्रदाय, विभिन्न बौद्ध संप्रदाय देखा जाए तो महायान है, जिसमें महायान में मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गया था। हीनयान है, थेरवाद है, वज्रयान है, वज्रयान तांत्रिक बौद्ध धर्म से संबंधित था, और एक जैन है। इस तरीके से ये इतना क्लियर हो गया होगा। और बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसको त्रिपिटक के नाम से जानते। पूछता है त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस त्रिपिटक में आता है विनय पिटक,
पहला आता है विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है, जो मठवासी जीवन पर लागू नियम है उसकी चर्चा विनय पिटक में की गई है। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक मतलब बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, धर्म है, ये सभी सुत्त पिटक में दी गई हैं। और थर्ड नंबर है अभिधम्म पिटक। इस अभिधम्म पिटक में एक दार्शनिक विश्लेषण है, शिक्षाओं का व्यवस्थित संकलन दिया गया है। इस तरीके से ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इतना अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपका हिस्ट्री में बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका स्किप नहीं होगा। और अगर अब एक पॉइंट और बचता है, यूनेस्को की विरासत स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैसे कि नालंदा बिहार में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल है। एक है सांची जो है मध्य प्रदेश में बौद्ध स्मारक, बोध गया बिहार में महाबोधि विहार परिषद, अजंता गुफाएं जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में, लद्दाख के बौद्ध जप को 2012 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय से सम्मानित किया गया है। तो इसको भी हम लोग बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि अभी क्या हुआ है। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को प्रशांत पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के 4 विजेता शामिल हैं। भारत की साइड से 4 विजेता हैं, 4 विजेता। ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, जो दृश्य के लिए 6 देशों की परिकल्पना को देखा गया था। इसमें क्या किया गया, 6 देशों की, इसमें मतलब अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा 6 देशों से 13 परियोजनाओं को इस वर्ष के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था। वो 6 देश कौन कौन से? अफगानिस्तान, भारत, चीन, ईरान, नेपाल और थाईलैंड। किसे मैंने बोला? अफगानिस्तान, चीन, भारत, ईरान, नेपाल और थाईलैंड। तो भारत की तरफ से जो 4 विजेता हैं, पहला तो यही है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस की दृष्टिकोण से छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ये मुंबई में है। कहाँ पर? मुंबई में। इसे सम्मानित किया गया है। दूसरे नंबर पर मेरिट पुरस्कार में ये अलग अलग दृष्टिकोण से दिया गया है। तो मेरिट का जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डोम कोंडा किला है। डोम कोंडा किला नोएडा और भाई खला स्टेशन ये कहाँ पर है? मुंबई में है। और तीसरा जो दृष्टिकोण है, ये 2 तो इसके हो गए, 2 और 1 छत्रपति शिवाजी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 3 हो गए, और एक बचता है आपका जो है विशिष्टता का पुरस्कार। क्या बचता है? विशिष्टता का पुरस्कार। विशिष्टता का पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है गोलकुंडा की बावड़ी को जो कि कहाँ पर है? सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद मतलब हैदराबाद में है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय की बात की जाए जो मुंबई में है, यह संग्रहालय मुंबई की विश्व विरासत संपत्ति के विक्टोरियन गॉथिक और कला डेको एंसेम्बल्स का एक हिस्सा है। ठीक है। तो इसे जो है 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो इस तरीके से ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 28 नवंबर 2022 को कौन एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो कौन बन गया? ऋतुराज गायकवाड़ बन गया है। ये किसके बीच थी? महाराष्ट्र और यूपी के बीच थी, जिसमें इसकी तरफ से महाराष्ट्र की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ जो है ये दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है जो एक ओवर में 7 छक्के लगाया है। तो इस तरीके से ये भी आपको अच्छे से पता हो गया होगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय खलंगा मेला निम्न में से प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो देहरादून में। खलंगा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये देहरादून में आयोजित किया जाता है। नाला पानी सागर ताल में। कहाँ पर? नाला पानी सागर ताल में खलंगा युद्ध के जो वीरंगना थे उनके साहस और बलिदान की याद में ये 2 दिवसीय मतलब ये इसका आयोजन 2 दिन के लिए हुआ और इस बार 48वां था। किस नंबर का था? 48वां था। 48वां। तो ये
खलंगा मेला शुरू हुआ। और पहले दिन ये खलंगा बहादुरी साइकिल रैली के माध्यम से युवाओं ने क्या किया, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। वहीं लोग ने चंद्रायणी मंदिर में पूजा यज्ञ किया। इस तरीके से इस दौरान बलभद्र खलंगा विकास समिति के दिवंगत सदस्यों के 20 स्वजन को सम्मानित किया गया। इस तरीके से बस ये ध्यान रखना, खलंगा मेला कहाँ पर, देहरादून से। तो यूपी पीसीएस की दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ले लिया था द हिंदू न्यूज़पेपर से। चलिए ये कल का रिवीजन करते हैं। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र। वर्ष 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष का चुनाव जीता भारत। कहाँ पर? सोनजल 2022 का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री? मलेशिया। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शासन पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को दिया गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट है, इसरो ने 26 नवंबर 2022 को किस देश के नैनो सैटेलाइट INS-2B को PSLV C-54 रॉकेट से लॉन्च किया? भूटान। तो टोटल 9 उपग्रह भेजे गए थे। एक उपग्रह भूटान का था, बाकी 8 और भी थे। कल मैंने पूरा डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे रिपोर्ट 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? IIT दिल्ली। और दूसरे पे IISc बेंगलुरु, थर्ड पर IIT बॉम्बे। और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए टॉप पर कौन था, तो MIT था, मैसाचुसेट्स अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 2022 को कहाँ पर सर्वे वेसल्स परियोजना का जहाज एकशक लॉन्च किया गया है? तो चेन्नई, और यह तीसरे नंबर का था। नेक्स्ट है, 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर, राजस्थान। 26 नवंबर 2022 को किसने जस्टिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? नरेंद्र मोदी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।